ओके। तो सबसे पहले एज वी आर वेलकम हर्षवर्धन जाजू, जिसने अपने कोरोना टाइम पीरियड में जो अटेम्प्ट हुआ था उस अटेम्प्ट के अंदर 361 स्कोर किया आउट ऑफ 400। तो गाइडेंस के लिए जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे, प्री फॉर्म ऑफ इंटरव्यू काइंड ऑफ सेशन अपन रखेंगे। तो पहले उनका गाइडेंस लेंगे, उसके बाद अगर तुमको कुछ भी डाउट्स है तो एंड में Q&A अपन सेशन रखेंगे, वहां पे तुम्हारे जो भी डाउट्स है अपन वो कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी ऑलमोस्ट तुमको किसी को जरूरत नहीं, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई स्टूडेंट सीए एज अ करियर क्यों ये किया। क्योंकि देखो, सब लोग स्कूल टाइम में थे तो हर एक को ये डाउट था कि आगे जाके क्या करियर है। हर एक की अपनी स्टोरी रहेंगी, तुम्हारी भी कुछ तो स्टोरी रहेंगे जब तुमने डिसीजन लिया कि सीए बनना है। तो हर्षवर्धन, तुम्हारा क्या मतलब ऐसा मोमेंट था कि तब तुमने डिसीजन लिया कि भाई हाँ, यस, मुझे इस मोमेंट पे सीए बनना है। मतलब जब स्कूल के अंदर था तब ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही देता था। तब मोस्टली जो एग्जाम्स थी वो साइंस की थी। मतलब साइंस की थी। तो फिर जैसे 8th के अंदर तो ठीक है, साइंस का अच्छा चलता था मेरा। तो मुझे लगता था कि आगे साइंस ही करूँगा बोल के। फिर जैसे ही 9th के अंदर आया तब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चालू हुए। फिर उसके बाद मुझे ध्यान में आ गया कि ये अपने से होने वाला नहीं है, ये अपनी बात की नहीं है भाई। फिर 11th 12th तो दूर का था। मैं 9th के अंदर डिसाइड कर लिया था कि साइंस तो कुछ भी हो जाए, मैं साइंस तो करूँगा नहीं। फिर बाद में धीरे-धीरे मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लग गया। फिर मेरे पापा भी सीए थे, तो फिर मैं सोचा कि सीए वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके, तो इस तरीके से भाई, ठीक है, उधर आ गए तो इधर अपन आ गए तो उस टाइप में इसका सीए जर्नी डिसाइड हुआ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे अपेयरिंग इन कमिंग में अटेम्प्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का फिलहाल ऐसा सिचुएशन है कि इनका 12वीं भी चालू है और फाउंडेशन भी चालू है। सो मोस्ट प्राइम क्वेश्चन, जो हॉट क्वेश्चन है, कि ऐसे टाइम पीरियड में तुमने कौन सा टाइम किसको दिया था और कौन से टाइम को किस तरीके से मैनेज किया था। तो फिलहाल अपना जो है, एक तुम्हारा टाइमलाइन बताओ कि तुमने किस तरीके से प्रिपेयर किया, कौन से मंथ तक क्या पढ़ा, कौन से मंथ तक किसको फोकस किया, एक जनरल प्रिपरेशन टाइम पीरियड वाइज। मतलब हमारे टाइम के ऊपर क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स थे, तो फिर वो अप्रैल 20 से थे शायद। हाँ, अप्रैल 20 से क्लास 12th के एग्ज़ाम्स थे। तो फिर हमारा ऐसा शेड्यूल था कि जनवरी 31st तक हमारे सीए फाउंडेशन के राउंड चलेंगे। तो हमको सी जनवरी 31st तक सीए फाउंडेशन की फुल फ्लैश के ऊपर तैयारी करना था। फिर बाद में फरवरी 15 तक, जन 31 से फरवरी 15 तक हमारे जो भी पेंडिंग लेक्चर्स थे क्लास 12 के, हमने वो कंप्लीट कर लिया उस टाइम में। और फिर बाद में ट्यूशन के जो राउंड्स थे वो भी चालू हो गए थे ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। तो ऐसे जो मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग रहता तो वो तो आपका कवर हो जाता है ऐसे। मतलब सीए फाउंडेशन के साथ साथ कवर हो जाता। सिर्फ आपको मैथ्स के अंदर देखने का है कि स्टेप्स, मतलब स्टेप मार्किंग रहती। तो फिर कौन सा स्टेप्स लिखने का है आपको, वो चीज़ देखने का है। तो ये दो सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, तो ये दोनों आपके साथ साथ चलते रहते। मतलब ऐसे वीकली टेस्ट होती रहती है उसकी, कि ये एक चैप्टर के बाद टेस्ट। तो फिर ज़्यादा लोड नहीं आया था उस टाइम के ऊपर, कि जब मैं सीए फाउंडेशन बंद किया था और फरवरी 15 से जब क्लास 12 की चालू किया था तैयारी, तब उतना लोड नहीं आया था। और फिर रही बात इंग्लिश की, तो उसके अंदर मोस्टली पैसेजेस आते हैं। और फिर जो थोड़ा बहुत आखिरी का एक नॉवेल का है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम दे के एक बार वो अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर मतलब एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट। और फिर अगर आपका जो है अभी, तो आपके जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो शायद मार्च के अंदर रहेंगे। तो फिर आपकी जो भी सीए फाउंडेशन की जो तैयारी है, आपको कंप्लीट करना होगा दिसंबर 31 तक। मतलब राउंड्स जो आपको देना है वो दिसंबर 31 तक देने का है। और उसके बाद आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए लगने का है जल्दी से जल्दी। ओके, तो मोरलेस ऐसा पकड़ लेंगे अपन कि तुमको जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना है दिसंबर, उसके बाद 12वीं, राइट। क्योंकि इनके टाइम पे कोरोना था तो अपना 12th का अप्रैल तक तो डिसीजन हुआ था कि अप्रैल में होने वाली एग्जाम्स। तो इसका पर्सनली जो है वो 31 जनवरी तक हुआ, उसके बाद 12वीं। तो तुम्हारा मार्च में अपन फिलहाल ऐसा पकड़ते कि तुम्हारे एग्जाम्स मार्च में है। तो 31 दिसंबर तक तुमने तुम्हारा जो भी टाइम है दैट शुड बी फॉर सीए फाउंडेशन, और उसके बाद वाला टाइम
12 के लिए तुमने देना है। ओके, तो सबसे पहले तो अभी सब्जेक्ट वाइज आते हैं अपन सीए फाउंडेशन के लिए कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से एंगल से देखना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना है, तो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसा था, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़ते थे, या मोरलेस सॉल्व करते थे, रीड करते थे, या कौन सी रेफरेंस बुक्स रेफर करते थे या नहीं थे, ओवरऑल सिर्फ अकाउंट्स के बारे में, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए तो ऐसा था कि जो सर दिनेश सर जो क्लास में लेते क्वेश्चंस असाइनमेंट के जो प्रॉब्लम्स रहते पहले वो ट्राई करो, क्योंकि उसकी लेवल जो है कहीं ना कहीं मॉड्यूल से थोड़ी हाई लेवल की है, डिफिकल्टी लेवल उसकी। पहले वो ट्राई करो, फिर उसके बाद आप मॉड्यूल के ऊपर जाओ। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल हो, इलस्ट्रेशन हो, क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज हो, तो वो पूरे हर एक चीज़ कंप्लीट कर लो मॉड्यूल की। और फिर वो होने के बाद एम टी पी आर टी पी वो एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपसे जितने होते उतने सॉल्व कर लो। और ये सब होने के बाद अगर आपके पास टाइम रहे तभी आप कौन सी रेफरेंस बुक रेफर करो। मैं पीसी तुलसियन रेफर किया था अकाउंट्स के लिए। और अब अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर ही मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते मतलब 80% ऑफ द पेपर ये मॉड्यूल से जाता। तो आप मॉड्यूल को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो। ओके, जब क्लासेस चल रहे थे कोचिंग टाइप, मतलब तुम्हारा लेक्चर्स बोलो ये, तो तुम्हारा क्लास नोट्स मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी तब हुआ था या क्लासेस खत्म होने के जब सेल्फ टाइम पीरियड था तब किए थे? मतलब जो अकाउंट्स का भी जो बोला प्रिपरेशन, क्लास के साइड बाय साइड कितना होता था, बाद में सेल्फ के लिए क्या, सेल्फ के टाइम रिवीजन था या साइड बाय साइड कुछ हुआ था कंप्लीट? तो मतलब स्टार्टिंग में जब क्लास चल रही थी तब मैं थोड़ा थोड़ा एम टी पी आर टी पी देखता ही था, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना होता उतना सॉल्विंग कर लेता था। और फिर बाद में जो था मतलब जब सेल्फ स्टडी का टाइम था तब उस टाइम पे मतलब कौन सा एम टी पी कौन सा टाइम ला के सॉल्व कर लिया, मतलब वो एक पेपर के जैसे हो गया मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट लॉ एंड बीसीआर। तो लॉ एंड बीसीआर के लिए क्या, मतलब बच्चे तो बीसी टेंशन में आ गए। ठीक है, तो लॉ और बीसीआर को किस तरीके से टैकल करना है या तुमने किस तरीके से प्रिपेयर किया? मतलब लॉ के अंदर तो जैसे स्वप्निल सर के जो नोट्स है क्वेश्चन आंसर्स वाले वो एकदम परफेक्ट है। हमारे अटेम्प्ट के अंदर भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब उसी नोट्स के अंदर आए थे, उसी नोट्स के अंदर से आए थे। तो कुछ दिक्कत नहीं गई थी। पर अगर आपके पास टाइम है तो मॉड्यूल ही पढ़ लो। मॉड्यूल पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। पर मैं तो प्रेफर करूंगा कि स्वप्निल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन आंसर्स वाले। और फिर बीसीआर की अगर बात है तो उसके अंदर ऐसा कुछ आता है नहीं बोलने को। जो भी है आपको मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशंस मतलब फॉर्मेट है, फिर लैंग्वेज वो कैसे लिखते, बस वो चीज़ देख लो। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम रहता इस पेपर के अंदर। तो मेरा ऐसा था कि 1 घंटा 10 मिनट ये मुझे लॉ के लिए देना है, सॉरी 1 घंटा और 50 मिनट ये मुझे लॉ के लिए देना है। ठीक है, जितना हुआ उतना उस टाइम में लिख लूंगा और फिर जल्दी से लॉ बीसीआर की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, तो बेसिकली 3 घंटे का जो एग्जाम टाइम है उसको अपन ने डिवाइड किया 2 पार्ट में। तो लॉ को तुम आधा आधा नहीं करना है, लॉ को 1 आवर 50 मिनट्स इसका स्ट्रेटेजी था, और 1 आवर 10 मिनट्स फॉर बीसीआर। उसमें जितना हुआ उतना बाद में अगर टाइम बचा तो उसको अपन रिवर्ट बैक करेंगे। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज तुम्हारा रहता मैथ स्टैट्स एंड एलआर। तो ओवरऑल उस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़े या किस तरीके से? मैथ्स के अंदर सर जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस रहते लेते तो फिर वो मॉड्यूल से थोड़े हाई लेवल के रहते, तो पहले उसके थ्रू गो थ्रू करना। फिर उसके बाद आप मैथ्स के लिए मॉड्यूल के लिए जाओ। फिर अगर ये दोनों चीज़ हो गई तो फिर एम टी पी आर टी पी उसके अंदर से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते। तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर लो, ये मुझे करने आता कि नहीं ये देख लो। और अगर कौन सा डिफिकल्ट लगे तो वो सॉल्व कर लो। और फिर मैं मैथ्स के लिए ये सब चीज़ें होने के बाद मैं एस रेफर किया था, एस और लेक्सिस नेक्सिस। और फिर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सर के जो नोट्स है तो फिर जो असाइनमेंट शीट रहती तो पहले मैं उसी के थ्रू जो थ्योरी थी उसके थ्रू गो थ्रू किया। उसके अंदर फिर जो क्वेश्चंस है डिफिकल्ट वाले उसको टिक कर दिया था। और फिर मॉड्यूल जो था मतलब पूरा सर का एक बार शीट होने के बाद मैं मॉड्यूल के थ्रू जाता था। तो मॉड्यूल के अंदर भी सेट ए जो था जो कि पूरा थ्योरी क्वेश्चंस का था, तो उसको तो मैं बार बार रिवाइज करते रहता था कि मतलब पूरी थ्योरी रिवीजन हो जाना है इससे।
ओके, अभी मेरा खुद सब्जेक्ट स्टार्ट है, तो स्टार्ट में ना एक बहुत बड़ा इशू है कि आंसर्स मैच नहीं होते हैं। थियरी से, मॉड्यूल के स्कैनर से, स्कैनर के अपने कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से, तो ये मैच नहीं होता वो आंसर्स का। इसको किस तरीके से टैकल करें? मतलब स्टार्टिंग में हमको भी ये प्रॉब्लम गया था। फिर जब हमारे न्यू मॉडल्स आए थे तब उसके अंदर करेक्शन करके आए थे। तो सर ने हमको तब बता दिया था कि ये करेक्शंस हुए हैं पूरे मॉड्यूल के अंदर, ये चैप्टर कि इसके ये क्वेश्चंस पहले क्या आंसर था, अभी क्या आंसर है। तो फिर जो करेक्शंस थे उसको फॉलो कर लिया। और फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो रॉन्ग आंसर रहते थे, तो पहले अगर उसको अपन कैलकुलेट करें, वो फिर अगर गलत आ रहा तो फिर जो करेक्ट आंसर है कैलकुलेशन के थ्रू उसको फॉलो करो। और अगर थ्योरी क्वेश्चन है जो गलत है मॉड्यूल के अंदर, तो भी मॉड्यूल को ही फॉलो करो। तो बेसिकली मॉड्यूल के अंदर अगर थ्योरी का आंसर रॉन्ग भी है, तुमको वही याद रखना है। ठीक है, तो लास्ट अपना फोर्थ पेपर है बीसीके एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के केस के अंदर स्वप्निल सर के जो नोट्स है, मतलब जो सर क्लास में लिखाते हैं, वो एग्जॉस्टिव है। उससे पूरा A to Z पूरा कवर हो जाता। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर 1 और चैप्टर 5 है, सिर्फ उसके लिए मतलब उसके लिए मॉड्यूल तो मस्ट है, उसके लिए तो मॉड्यूल मस्ट है। और बाकी जो है चैप्टर 2, 3, 4, उसके लिए भी आपको मॉड्यूल पढ़ना है। पर एक्चुअली में मतलब पूरा कवर हो जाता है वो। मतलब एकदम रिवीजन के टाइम पे आप मॉड्यूल मत पढ़ना, जैसे जैसे क्लास हो रहे उसी टाइम पे आपको मॉड्यूल पढ़ने का है इकोनॉमिक्स का। और बीसीके के अंदर भी सेम है, मतलब मैम जो नोट्स लिखाते क्लास के अंदर, वो एकदम A to Z पूरा कवर हो जाता। और अगर आपको लगे कुछ ये पॉइंट कवर नहीं हुआ, तो फिर वो पॉइंट आप अलग से लिख लो, नोटबुक के ऊपर लिखो। और एग्जाम के ऊपर मैं तो मॉड्यूल कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ मैम के नोट से रेफर किया था। ओके, नेक्स्ट कि अभी जब से फॉर एग्जांपल कि क्लास जब अपना चल रहे थे उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड था, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पीरियड के अंदर ये रेलेवेंट नहीं है, पर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता ही है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए जब सब कुछ सेल्फ स्टडी पे चल रहा है। तो तुम कितना घंटा पढ़ते थे? मतलब जब सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तब मेरा 9 से 10 घंटे पढ़ने का था टाइमिंग। नहीं, स्कोर सब बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये अपने को उतना करना है। और जब टैलेंसी लेवल इतना है ना, तब 9 से 10 घंटे की बात चल रही है। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, सेल्फ स्टडी का तो ये हो गया। दूसरी चीज की, अभी से फॉर एग्जांपल राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब अभी जैसे अकाउंट्स है, दो तरीके हैं। एक तो उसको फुल फॉर्मेट में सॉल्व करो, नहीं तो रफ पे कंट्रोलिंग फिगर्स करो, या फिर देख लो कि मॉडल में या जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके सॉल्यूशंस देख लो कि हाँ इसका एडजस्टमेंट ये है, इसका एडजस्टमेंट ये है। तीनों में से तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट था अकाउंट्स के लिए? अकाउंट्स के लिए मतलब मैं तो सेकंड वाला फॉर्मेट लिया था। मतलब पहले खुद सॉल्व करके देखो क्वेश्चन तुमको आ रहा कि नहीं। और फिर भले ही तुम रफ के अंदर सॉल्व करो, पूरा हर एक चीज़ मत लिखो डिटेल के अंदर कि पर्टिकुलर्स, रुपीज़, ये सब कॉलम बना लिए। और हर एक पर्टिकुलर्स का मतलब टू परचेज, वो सब भी नहीं लिखने का। अमाउंट लिखो और फिर तुम मैच करके देखो, मतलब पूरा क्वेश्चन होने के बाद देखो कि तुम्हारा आंसर टैली हो रहा कि नहीं। ओके, राउंड्स मोरलेस कितने पेपर मतलब तुमको लगा कि यूजफुल था, कितना नहीं था, या पेपर्स के हद तक तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मतलब ऐसे वीकली टेस्ट जो थी, मतलब हर एक चैप्टर वाइज जो होती थी, तो वो सब मैं दे दिया था। और ऐसा जब फुल राउंड मतलब 100% सिलेबस का जो टेस्ट था, तो उसके अंदर कैसा रहता था कि स्टार्टिंग के अंदर सिलेबस कवर नहीं हुआ, मतलब पूरा जितना था ना उतना सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो फिर उस केस के अंदर तभी राउंड दो आप, मतलब स्किप मत करो राउंड को। राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको जो रिप्रोड्यूस करने का है पेपर के अंदर, वो सिर्फ आपको राउंड से समझता। ओके, तो बेसिकली तुम्हारी पढ़ाई कम भी हुआ या सिलेबस कम भी हुआ हो, पेपर दो तो बेसिकली आपने जो पढ़ा है वो लिख पा रहे क्या नहीं, ये इसका एनालिसिस उसके सिवा नहीं होगा। ओके, अदर देन बीसीए राउंड्स और भी तुम पर्सनल बेसिस पे दिए थे? ऐसे मैं एमटीपी दिया था, मतलब अदर देन बीसी राउंड्स मैं कौन सा था, एक जो रीसेंट अटेम्प्ट का जो एमटीपी था, तो उसको मैं
टाइम लगा के सॉल्व किया था ऑफ अकाउंट्स एंड मैथ्स। ओके। अभी इसके अलावा सपोज अगर मुझे कुछ बोलना है कि किसी बच्चे ने बोला कि मुझे कुछ भी करके सीए फाउंडेशन में 350 प्लस या 300 प्लस लाना है, तो तुम्हारा गुरु मंत्र क्या है कि थ्रू 61 लाए, तो कुछ ना कुछ तो फॉलो किया है, कुछ ना कुछ तो किया है। अलग क्या है कि जब अपन ये स्कोर ला सकते हैं 350 प्लस 340 प्लस, ऐसा कोई किसी का एम है, तो उसके लिए क्या स्पेशल चीज होनी चाहिए या ये करो तो ये मिल जाएगा, ऐसा तुमको लगता है? मतलब जो मोस्टली क्या होता कि 11th के अंदर बच्चे टाइम पास कर देते कि अरे ऐसे ही स्टार्टिंग है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, देख लेंगे बाद में क्या होता। फिर जैसे 12th आता, थोड़ा बहुत लोड आता, 12th का तो रहता, साथ में सीए फाउंडेशन का भी रहता, तो सीए फाउंडेशन की उतनी से तैयारी होती नहीं बाद में। फिर मेरा क्या था कि मैं 11th से चालू कर दिया था पढ़ना, तो फिर बाद में मुझे उतनी रिवीजन के अंदर जो डिफ़िकल्टी रहती वो उतनी डिफ़िकल्टी गई नहीं। और फिर अगर बेसिकली 340 प्लस या 350 प्लस जाना है तो ये चेकलिस्ट, ये चीजें करो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसा तुम्हारा पर्सनल चेकलिस्ट कुछ तो रहना कि सर अगर ये कोई कर लिया जैसा मैंने किया, तो ये कोई कर लिया तो ये 340 प्लस या 350 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, ये मिनिमम चेकलिस्ट। तो पहले क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मॉड्यूल का है, क्योंकि मोस्टली अपन देखते 80% ऑफ द क्वेश्चंस मॉड्यूल से, मतलब 80% ऑफ मार्क्स से क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही रहते, मतलब थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो। तो मॉड्यूल को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। उसके बाद एमटीपी आरटीपी, और जब सीए फाउंडेशन के अंदर तो 2 साल का टाइम है, तो फिर इजीली आपके अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए सभी के एमटीपी आरटीपी होने चाहिए। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आपको लगता कि कौन सा ये सब्जेक्ट में मुझे और थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तो उसके लिए रेफरेंस बुक रेफर कर सकते। तो मैं अकाउंट मैथ्स के लिए क्या था, लेक्सिस नेक्सिस और एसचान, और अकाउंट्स के लिए तुलसी पीसी तुलसी है। ओके, तो बेसिकली मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक और बीसी के राउंड्स और खुद के अलग से और राउंड्स, तो ये रेसिपी है तुम्हारे 350 प्लस जाने की। अगर कोई बोल रहा है कि सर 350 प्लस तो छोड़ दो, पास होने का है, पास होने का बता दो तो तुझे ऐसा कब लगा कि एग्जाम के अंदर कि ठीक है इतना करे तो भी पास तो हो जाऊंगा, ठीक है? कभी ये तो पहला क्वेश्चन कि मन में कभी डाउट आया कि पास फेल, ऐसा डाउट? मतलब ऐसे मैं स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा था, तो जब मैं टेस्ट भी देता था ट्यूशन के तो अच्छे मार्क्स मिलते थे, तो मुझे ऐसा डाउट नहीं था कि मुझे कि 50% मिलेंगे कि नहीं, तो वो तो कवर हो जाएंगे ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद अगर 200 प्लस सोच ही रहे थे तुम कि मतलब ठीक है मिनिमम 200 आना, तो फिर एक कहावत है कि अगर तुम्हें निशाना लगाने का है तो चांद पे लगाओ, अगर तुम चूके भी तो एक सितारा तो तुम्हारा ही होगा। तो फिर उसकी वजह से 200 ये बोलना मतलब ईजी नहीं है, मतलब ठीक है तुम 200 का टारगेट कर लिए, पर क्या मिला, क्या पता 190 मिल गए उसके हिसाब से। तो लगाने का तो 250 300 उधर तक तो भी लगाओ, और अगर वो स्कोर ही लाने का है तो मॉड्यूल तो मस्ट ही चाहिए। 80% ऑफ द सिलेबस, मतलब अकाउंट्स के केस के अंदर इकोनॉमिक्स और बीसी के, इकोनॉमिक्स और बीसी के का इस बार का जो पेपर था तो वो तो पूरा मॉड्यूल से चाया था, और वो ऑलरेडी मतलब सर के नोट्स के अंदर कवर हो ही चुका था, तो उसके अंदर कुछ दिक्कत थी नहीं। और अकाउंट्स के अंदर भी सेम, मतलब मैं एग्जाम के पहले भी दोनों भी मॉड्यूल A to Z करके गया था, तो कुछ दिक्कत हुई नहीं थी मुझे। और रहा लॉ के अंदर, तो उसके लिए मैं सर के क्वेश्चन से भी रेफर किया था, क्वेश्चन आंसर की जो शीट रहती वो वाली। ओके, तो बेसिकली मॉड्यूल पढ़ो, पास हो जाएंगे हाँ। ओके, अदर देन दैट तुमको कुछ इन बच्चों को, मतलब बीइंग अ सीनियर, इन बच्चों को कुछ बोलना है कि ये चीज अवॉइड करो? अभी क्या है, यहाँ से 12वीं कुछ महीनों बाद और उसके बाद फाउंडेशन, तो ये चीज स्ट्रिक्टली अवॉइड होनी चाहिए, ऐसा तुझे कौन सा लगता है कि ये चीज नहीं करना? मतलब ऐसा था कि हमारे टाइम पे तो कैसा था कि मतलब पूरा ऑनलाइन ही था, तो जो भी लेक्चर्स थे वो पूरे रिकॉर्डेड थे, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम थी वो भी हमें घर पे बैठ के देने की थी। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस करा कि जो भी बच्चा वहाँ पे चीटिंग कर रहा, मतलब वो तो कुछ यूज़ ही नहीं है उस चीटिंग का, मतलब एग्ज़ाम में क्या हुआ फिर उसका। तो मैं कभी चीटिंग किया ही नहीं था। और अगर आप सोच रहे कि यार कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही बार चीटिंग करता, वो एक बार चीटिंग आपकी हैबिट बन जाएंगी, अरे नहीं चल इसमें भी कर लेते कुछ नहीं होता, ऐसे आप करते चले जाएंगे, फिर उसका कुछ यूज़ नहीं रहेगा।
ये मेरा मतलब फर्स्ट ओपिनियन है, मतलब फर्स्ट एडवाइस है। और दूसरा है कि मोबाइल जो है उससे दूर रहो। मतलब मैं 11th-12th जो मतलब मेरे पास पर्सनल मोबाइल 12th के बाद, मतलब सीए फाउंडेशन के बाद ही आया। उसके पहले मैं मोबाइल लिया नहीं था। तो फिर आप ध्यान रखो कि मतलब आप सोशल मीडिया तो दूर की बात, मोबाइल भी नहीं था, बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास खुद का मोबाइल नहीं है? क्या बात। और इनमें से कितने लोग हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है और सोशल मीडिया भी अकाउंट नहीं है। नो मोबाइल नो सोशल मीडिया। ओके, एक हाथ दुक्के है तो तुम इसके रेस में है। बाकी लोग, अगर मोबाइल है तो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करो। यहां से एक तुम्हारा खुद का उपवास शुरू करो कि भाई यहां से सोशल मीडिया का नहीं, तो ही कुछ है, नैया पार है। ओके, लास्टली ये तो क्वेश्चन पूछना बनता है, बीसीए फैकल्टी के बारे में थोड़ा बहुत। अगर दिनेश सर की बात करूँ तो फिर मतलब दिनेश सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। दिनेश सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। मतलब दिनेश सर जो है वो हर एक चीज कवर कर लेते। और क्लास के अंदर मतलब वो थोड़े थोड़े जोक्स मार लेते। मतलब थोड़े बच्चों को, मतलब वो जो जोक्स है, जो थोड़े जोक्स है, वो मतलब सर तो खुद पूरा एंजॉय कर लेते जोक्स के ऊपर। आपन ही मस्त मजा करने का, मतलब सर बहुत भारी इंसान है। और फिर सर जैसे क्लास के अंदर ही पढ़ाते ना, तो अगर कौन सा क्वेश्चन रहा तो उसके अंदर वो क्वेश्चन, वो डेटा क्यों दे रहा अपने को, मतलब उसके पीछे का लॉजिक बताते। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या कोई भी आगे अपने को बताता इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा करने का है, पर क्यों करने का है, वो सर दिखाते थे। और फिर स्वप्निल सर मतलब क्या, मतलब वो तो एकदम मिस्टर परफेक्ट टीचर। मतलब हर एक उनके जो क्लास नोट्स है, हर एक चीज़ मतलब फुल टू जेड, मतलब एग्जॉस्टिव था। मतलब कुछ करने, वो कर लिए बस, वो कर लिए बस, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं अपने को। और फिर मैथ्स के अंदर अतुल सर, वो ऐसा अगर ध्यान जाता था क्लास के अंदर 90 डिग्री पे, मतलब ऐसा वो बहुत भारी होता। मतलब वो तो बहुत भारी होता था। मतलब कभी थी, इसलिए तो मैं हरदम मैथ्स में तो ध्यान देता था। मतलब कभी अगर उठा दिया तो क्या बोलूं। फिर रहा स्टैटिस्टिक्स का, अब शिव कुमार सर, मतलब वो तो बहुत भारी, मतलब आप देखते होंगे हर एक क्लास के अंदर सर का एकदम भारी रहता हर एक कुछ। पर सर का है कि सर के जो मोटिवेशन, मतलब मैं ऐसे मोटिवेशन सेशन देखता भी नहीं ज़्यादा, पर मैं सर की मोटिवेशन सेशन देखने लगा। मतलब जो एग्जाम के वक्त थे, वो तो मैं जितने भी होते थे हर एक देखता था। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। पर एक सेशन तो ऐसा था जिसके ऊपर आँख से आंसू आ गए थे, मतलब बहुत खतरनाक था वो तो। और फिर प्रीति मैम का भी बहुत सही है। मतलब हर एक चीज़ हो जाती है कवर, तो कुछ दिक्कत की प्रॉब्लम है नहीं। ओके, मतलब जहीर सर के केस के अंदर ऐसा सर क्लास के अंदर जब रहते थे तब ठीक है, सर जब एग्जाम्पल लेते थे, मतलब मैं बीसीआर की बात कर रहा, सर एग्जाम्पल पढ़ाते थे, कुछ फॉर्मेट्स रहते थे, बच्चे ठीक है अपना बच्चे कुछ करते होंगे, पर उसके बाद जो है मतलब घर पे जाने के बाद आपको जो है मतलब जो भी सर पढ़ा रहे, तो उसके रिलेटिव एग्जाम्पल्स देखो उसके, और फिर कौन सा ही मॉड्यूल उठा लो, और फिर उस मॉड्यूल के अंदर से कौन सा भी एमटीपी आरटीपी उठा लो, और उसके अंदर से कौन सा भी टॉपिक उठा लो, और उसके ऊपर फिर राइटिंग स्किल्स लिखना चालू कर दो। ओके, बेसिकली एग्जाम के पहले एक न्यू कॉन्सेप्ट अपन ने शुरू किया था बीसीए में तुम्हारे बैचेस से,
दैट इज मैराथन सेशंस। तो वो कितने यूजफुल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है मैराथन सेशंस के बारे में? मतलब हमारे टाइम में कैसा था कि जब क्लास 12 के एग्जाम्स थे, तब वो अप्रैल 15 को न्यूज़ आई कि तुम्हारे एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले। फिर उसके बाद हमारा ऐसा था कि जो सी फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम के जो डेट्स थे, वो थे जून 24 को। तो एक्चुअली हमको कम टाइम मिलने वाला था सी फाउंडेशन के लिए। तो हमको सजेस्ट किया गया था कि अभी से तुम सी फाउंडेशन का चालू रखो और 12th का थोड़ा-थोड़ा चालू रखो। तो फिर बात ऐसी हुई थी कि हर एक जन को लगता कि अरे अब कैसा होगा अपना मतलब रिवीजन कर इतने, क्योंकि मेरा कैसा था कि फरवरी 15 से अप्रैल 20 तक मैं सीए फाउंडेशन का हाथ नहीं लगाया था। तो ऐसा लग रहा था मुझको कि अरे अपन भूल तो ही नहीं गए कि होगा कि नहीं कवर। फिर सर ने उसी टाइम पे मतलब उसी टाइम पे मैराथन लेक्चर चालू हुए थे। तो फिर वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे। अगर आपको कहाँ पे लगता कि यार ये मेरा वीक हो रहा या फिर इस पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना था। मतलब उसके मैराथन सेशंस देखता था मैं। ओके, तो बेसिकली तुमको ऐसा कभी लगा है कि प्रिपरेशन हुआ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर बेसिकली बुला बुला जैसा लग रहा है थोड़ा सा या पूरा, तो बेसिकली मैराथन सेशन तुमको करना है उस मोमेंट पे? ठीक है, तो बाकी अगर किसी स्टूडेंट में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते क्वेश्चंस। सीए फाउंडेशन एग्जाम होके मोरलेस कितना हुआ है, 2 ढाई महीना हुआ है एग्जाम होके? इंटर का कितने सब्जेक्ट खत्म किए? इंटर के अभी फ़िलहाल 3 सब्जेक्ट्स हो गए मेरे। और मतलब और बाकी के भी है, मतलब और बाकी के 3 हैं जो 1 महीना और लगेगा खत्म होने के लिए। सो देखो, प्रिपरेशन इसको बोलते हैं, तो हो गया, रुकना नहीं है, चालू रहने का है। ठीक है, दैट इज अ बुलेट स्पीड। ऑब्वियसली इज गोइंग विद द क्लास। अभी बीसीए का क्लास का भी अपना एक ग्रुप खत्म हो रहा 10-15 दिनों के अंदर, मतलब एक ग्रुप के 3 सब्जेक्ट, तो साइड बाय साइड इसका भी खुद का कंप्लीट है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इज द एडवाइस फॉर यू कि क्लास के साइड बाय साइड खत्म करो। मतलब फाउंडेशन 12वीं की बात नहीं चल रही, इवन फॉर द इंटर मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछा कि अपना इंटर 10 दिन में हमारा फर्स्ट ग्रुप खत्म हो रहा, इसका ऑलरेडी वो 3 सब्जेक्ट 10 दिन में इसके भी खत्म हो जाएंगे। दैट इज द स्पीड यू नीड। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी कुछ है स्टूडेंट में से क्वेश्चंस कुछ, किसी को कुछ है डाउट? व्हाट इंस्पायर यू द मोस्ट, कि सर ये चीज, मतलब से फॉर एग्जांपल डाउन फील होता चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी बच्चों के मन में कभी डाउन फील आया नहीं पढ़ते समय, डिमोटिवेटेड फील हुए, डाउन फील हुए, पढ़ाई की इच्छा नहीं है, या फिर जो तेरा था 361, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना कि ये चीज सर इसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी, या ये चीज देख के मैं इंस्पायर होता था, ऐसा कुछ इंस्पायरिंग है? मतलब ऐसे ज़्यादा तो इंस्पायरिंग नहीं है कुछ, पर मेरी जो दादी थी, मतलब मैं जो भी चीज़ करता था, क्लास में क्या हुआ, कौन से सर ने मुझे क्या बोला, हर एक चीज़ मैं दादी को शेयर करता था। और फिर दादी से कहीं न कहीं मुझे हरदम सपोर्ट था। मतलब मेरे साथ सुबह उठना और जब सोने को जाना, तब भी साथ में सेम टाइम के ऊपर। तो हरदम दादी का सपोर्ट था। और फिर मेरे पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरी तो ऐसे क्लास में क्या चल रहा, उनको भी बताता था। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता था। और फिर अगर मतलब जब सर ने बताया कि डाउन टर्न अप टर्न वो रहते थे, तो मेरा भी कैसा था कि जब क्लासेस फिजिकली चल रहे थे तब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से लॉकडाउन लगा। फिर मेरा एकदम डाउन परफॉर्मेंस मुझे लगने लग गया कि कुछ आ रहा ही नहीं अपने को ध्यान में। फिर धीरे धीरे मेरी जो बहनें हैं, मैंने उनसे ही बात की। उन्होंने बताया कि कैसा करना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ पे गलती हो रही है उसको ढूंढ, एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली फैमिली मेंबर के साथ अपनी लाइफ शेयर करो, तो कहाँ ना कहाँ पे तो तुमको बचपन से जानते हैं, सो दे विल हैंडल यू जब तुम डाउन फील करेंगे। तो वो चीज, और किसी को कुछ, मेरे को सोचने पड़ रहे क्वेश्चंस, किसी कुछ डाउट नहीं है? हाँ,
कौन सा? ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास? ओके, जब सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड रहता है तो तुम दिन में पढ़ते थे या रात में? ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, एक अंदाजा शेड्यूल मोटा मोटी। हाँ, अगर बात करूँ तो मैं रात को ही पढ़ता था, मतलब एकदम देर रात तक भी नहीं। 1 बजे 12 से 1 के बीच में मैं सोने चल जाता था, और सुबह उठने के लिए 7 से 8, मतलब मैं ऐसा पकड़ के चल रहा था कि 7 घंटे की नींद हो जाना अपनी। और फिर उसके बाद अगर मैं समझ 8 बजे उठे तो फिर 8 से फिर 8:30 को पढ़ाई को बैठना, फिर 8:30 से समझ लो 2 घंटे 2 घंटे का पढ़ लेने का पहले, फिर बाद में आप ब्रेक ले लो, मतलब आधा घंटा ब्रेक ले सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम रहता, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस है वो आपके 2 साल में कवर हो जाता, तो इतना कुछ डिफिकल्टी रहता नहीं। तो उस टाइम पे जो लोड बोलते हैं अपन, वो लोड रहता नहीं, तो इसलिए उस टाइम पे आराम से करना और हो जाता वो। मतलब आप 2-2 घंटे के शिफ्ट में बैठो और एक्चुअली पूरा सिलेबस कवर हो जाता। और आप डेली प्लान बनाओ कि मुझे अगर, मतलब मेरा कैसा था कि मैं टारगेट बनाता था कि मुझे आज ये कंप्लीट करने का है, और जब तक वो टारगेट कंप्लीट होता नहीं, आप सोने को मत जाओ। बेसिकली तुम्हारा जो भी है, पहले टारगेट मंथ वाइज डिवाइड करो, फिर डे वाइज करो, और दिन का टारगेट कंप्लीट हुए बगैर जाना नहीं। फिर उसके लिए 6 घंटे लगने दो, 10 घंटे भी लगने दो, दैट डजेंट मैटर। सर 6 घंटे के टारगेट देते हो, उसकी बात तो सुना ही है। हाँ, इसलिए पहले लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनाओ, फिर उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो, फिर शॉर्ट टर्म टारगेट डे वाइज जब आएंगे तो डे वाइज तुमको उतने इसमें टाइम पीरियड में कवर करने हैं, ये दिमाग में रखना है सबसे पहले तो। ओके, और ओके, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैथ्स का 12वीं या फाउंडेशन? फाउंडेशन डेरिवेटिव लिमिट्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तुमको उसमें कुछ बोल रहे थे कि साइंस में तुमको डिफिकल्ट गया, तो इधर कुछ फील हुआ या उसको किस तरीके से हैंडल किया? मतलब साइंस में डिफिकल्टी गई तो वो फिजिक्स के जैसे गई। तो फिजिक्स के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब वो सिर्फ वो मैथ्स ही है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैथ्स है, वो फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स से क्वेश्चन को उसके थ्रू सॉल्व करने का, पर मेरे फिजिक्स के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैं तो फिजिक्स, इसलिए साइंस तो छोड़ ही दिया मैं। और मैथ्स के ना था ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो ऐसे मैथ्स मुझे डिफिकल्ट जाता नहीं था, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफिकल्ट था ही नहीं। तो गलत क्वेश्चन गलत आदमी को पूछ लिया। उसको वो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नॉर्मल टॉपिक। हाँ, बेसिकली जब क्लास शेड्यूल चल रहा है तब सेल्फ स्टडी का टाइम है ना? तो तब 3 घंटे अगर आप दे दिए तो बहुत ज़्यादा है वो, मतलब उससे एक्चुअली पूरा कवर हो जाएगा आपका, तो 3 घंटे बस। अच्छा, हाँ, तो फिर जो ब्रेक रहता आपका, मतलब सुबह की क्लासेस हो गए, उसके बाद जो ब्रेक रहता, उस टाइम पे आप जो भी होमवर्क हो वो कर लो, और फिर रात को आप पढ़ाई कर लो। रात को 9 से 12 के बीच में आप पढ़ लो। ओके, उसका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था कि दोपहर में नींद वाला टाइम है ना, तो खाना पीना खा के उसमें राइटिंग वाला करो, होमवर्क लिखना पढ़ना जो भी है। पढ़ने का टाइम नहीं है वो, होमवर्क करने का या राइटिंग वाला वो काम कर लो। और तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम इज नाइट 9 to 12। तो वो वैसे भी बोला था कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी वो 12-1 बजे सोता था, तो 9 से 12 ये उसका स्टडी टाइम था, अदर देन होमवर्क राइटिंग टाइम। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ? हाँ। हॉलीडेज को घूमने गए या 2 साल हॉलीडे गिलीडे कुछ कर रखे ही नहीं? नहीं, मतलब एक्चुअली मैं जब क्लास थी मैं तो तभी घूमने गया था, और फिर मतलब जब फिजिकली क्लास चल रहे थे तब भी घूमने गया था। और उसके बाद मतलब उस टाइम पे कैसा था कि जब संडे भी था ना, तब मैं हर संडे को खेलने के लिए जाता था। पर जैसे ही फिर कोरोना पैंडेमिक लगा तो फिर बाहर जाना कम हो गया, और फिर जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आ रहे थे तब रिस्क नहीं ले सकते थे कि मतलब बाहर जाके खेलो, हो गया तो फिर एग्जाम तो गई तुम्हारी, और 6 महीने के लिए वेट करो। तो फिर
इसलिए फिर अगर हम मूवीज की बात करें तो मैं एक्चुअली बहुत सारे वेब सीरीज देख लिया। मतलब जो 12th का जो टाइम था मेरा, मूवीज वेब सीरीज ये बहुत सारे देख लिया मैं। कब, सेल्फ स्टडी के टाइम या पहले? पहले क्लियर करो। सेल्फ स्टडी के टाइम के ऊपर आप कौन सी वेब सीरीज वगैरह चालू मत ही करना, मतलब मूवीज भी मत ही देखो। कुछ देखने का है तो स्टैंड अप कॉमेडी हो जाए, मतलब जो छोटा छोटा है जो जल्दी से हो जाएगा आपका वो देखो। मतलब जो मैं बोल रहा मूवीज वगैरह तो वो मैं पहले देखा था, मतलब जब रेगुलर क्लासेस चल रहे थे उस टाइम के ऊपर। हाँ, बेसिकली क्लास के टाइम पे देखे तो कोई ठीक ठाक है। और जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम है, हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, वेब सीरीज तब शुरू नहीं करना, क्योंकि वो इनडायरेक्टली एडिक्शन लगा देती है। फिर वो कोई भी हो, मैं हूं, तुम हो, कोई भी हो, तो वेब सीरीज का एडिक्शन सेल्फ स्टडी के टाइम पे नहीं। वहां पे एकदम बहुत सही चीज बोली। ठीक है, आज के तारीख में अपन नहीं रह सकते कुछ वीडियोस वगैरह देखे बगैर। तो ऐसी चीजें देखो जिसका कोई लिंक नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी देखा, 10 मिनट में खत्म हो गया, उसका आगा पीछे कुछ रहता नहीं है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कुछ कवर करना है? ओके, इधर ही अपन समाप्त करते। तो वोट ऑफ थैंक्स टू कुछ बीसीए के लिए चले।